प्रवेश। परमात्मा ने मानव जीवन की और विशेषकर मनुष्य की संरचना कुछ इस प्रकार से की है कि आज तक संसार के सारे वैज्ञानिक इस जटिल प्रक्रिया को सुलझाने का जी तोड़ प्रयत्न करने पर भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वे जितना ही ज्यादा इस प्रक्रिया को समझने का यत्न करते हैं, उतने ही ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। इस विश्व में जितना भी ज्ञान और विज्ञान है, उन सभी का ध्येय मानव और मानव के व्यवहार को समझना एवं उसे सुख पहुंचाना है। परंतु ये सुख उसे तभी मिल सकता है जबकि वह मनुष्य के उन गोपन रहस्यों को पहले से ही जान ले, जो कि भयानक अनिश्चय के रूप में प्रकट होकर उसके सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। ये भविष्य एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में अत्यंत योपनीय, जरूरत से ज्यादा जटिल तथा दुर्बोध है। विज्ञान के समस्त प्रकार इस भविष्य में होने वाली घटनाओं को समझने और सुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु अभी तक वे अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल नहीं हो सके हैं। यदि इस रहस्य पर कोई रोशनी डाल सकता है या उसे समझने में सहायक हो सकता है तो वह केवल सामुद्रिक शास्त्र है। इसे सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। मनुष्य सदा से भविष्य को जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। उसके दिमाग में अज्ञात भविष्य के प्रति बराबर आशंका बनी रहती है। वह ये सोचता है कि मैं जो वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ और जिस पर अपने सारे जीवन का श्रम, बुद्धि और धन लगा रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए कि भविष्य में मैं अपने प्रयत्नों में सफल न हो सकूं, और ऐसा सोच सोचकर वह एक अज्ञात प्राशंका से डरा सा रहता है। कभी कभी ईश्वर पर भाश्चर्य और इसके ठीक बाद उसकी महानता के सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है कि वह कितना कुशल कारीगर है, जिसने भविष्य की सैकड़ों लाखों घटनाओं को टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के माध्यम से मनुष्य के हाथों में अंकित कर दिया है। और श्रद्धा होती है उन ऋषियों पर जिन्होंने अपनी तपस्या और दिव्य दृष्टि के माध्यम से इन रेखाओं के रहस्य को समझा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ज्ञान को सुलभ किया है। हाथ का अध्ययन करने के लिए कई तथ्य ध्यान में रहने आवश्यक हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ की केवल एक रेखा देखकर ही उस पर अपना विचार दृढ़ नहीं बना देना चाहिए, क्योंकि केवल एक रेखा ही उससे संबंधित तथ्य को स्पष्ट नहीं कर सकती, अपितु उसकी सहायक रेखाएं भी उस तथ्य को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। जिस प्रकार रेल के एक इंजन में सैकड़ों छोटे मोटे कल पुर्जे होते हैं और उन सभी कल पुर्जों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। यदि उन पुर्जों में से एक भी पुर्जा रुक जाए तो एक प्रकार से पूरा इंजन ही रुक जाएगा। ठीक यही स्थिति हाथ में रेखाओं की है। यदि इन रेखाओं को देखने के साथ साथ उनकी सहायक रेखाएं भली प्रकार से न देखी या उन सहायक रेखाओं का महत्व न समझे तो परिणाम में भयंकर गलती होने की संभावना हो जाती है। अतः एक कुशल हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह हथेली पर पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा को अपनी आंख से श्रोझल न होने दे, अपितु छोटी से छोटी रेखा को उतना ही महत्व दे जितना कि बड़ी और प्रमुख रेखा का महत्व होता है। ईश्वर ने हाथ में जो रेखाएं अंकित की है वे बहुत सोच समझकर अंकित की हैं। हाथ में पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का अपना महत्व है और किसी भी एक रेखा का संबंध दूसरी रेखा से होता है। यदि हम एक रेखा को ध्यान में रखकर अपना निर्णय सुना दे तो उसमें गलती होने की संभावना हो जाती है। इसलिए प्रमुख रेखा और उसकी सहायक रेखाओं का भली भांति अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही उससे संबंधित भविष्य कथन स्पष्ट करना चाहिए। कई लोगों की यह सहज जिज्ञासा होती है कि दाहिने हाथ को महत्व देना चाहिए अथवा बाएं हाथ को। अलग अलग लोगों का इस संबंध में अलग अलग मत है। कुछ लोग दाहिने हाथ को ही महत्व देते हैं, उनकी दृष्टि में बाएं हाथ का कोई महत्व नहीं है, जबकि कुछ लोग बाएं हाथ को ही प्रधानता देते हैं। उनका कहना है कि दाहिना हाथ सक्रिय होने के कारण उसमें बहुत जल्दी रेखाएं बदल जाती हैं, जबकि बाएं हाथ में रेखाएं ज़्यादा समय तक टिकी रहती हैं। कुछ लोगों का ये भी मत है कि दोनों ही हाथों का बराबर अध्ययन करना चाहिए, परंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सभी मत एक प्रकार से अपूर्ण हैं। इन विद्वानों ने जो मत निर्धारित किए हैं वे केवल सुनी सुनाई बातों पर अथवा अपने अधकचरे ज्ञान के आधार पर ही स्थिर किए हैं। वास्तव में इस संबंध में हस्तरेखा संजीवनी नामक ग्रंथ में प्रामाणिक विवरण मिलता है। हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह दाहिने हाथ को ही विशेष रूप से महत्व दे, क्योंकि हम अपने जीवन में अधिकतर कार्य दाहिने हाथ से करते हैं, अतः हमारी सक्रियता दाहिने हाथ से झांकी जा सकती है। यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति बाएं हाथ से लिखते हैं या जीवन का अधिकतर कार्य बाएं हाथ से करते हैं, उनका हाथ देखते समय उनके बाएं हाथ को महत्व देना चाहिए। इसी प्रकार जो महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हैं या नौकरी कर रही हैं अथवा अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से तथा अपने हाथों से बनोपार्जन में सक्रिय हैं, उनका भी दाहिना हाथ ही देखना चाहिए। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब जीवन में दाहिने हाथ का ही महत्व है तो बाएं हाथ की क्या उपयोगिता है। मैंने ऊपर ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि जो व्यक्ति बाएं हाथ से ही लिखते हैं या जिनका बायां हाथ ज़्यादा सक्रिय है, उनके बाएं हाथ को ही महत्व देना चाहिए।
साथ ही साथ उन स्त्रियों का भी बायां हाथ ही देखना चाहिए जो पराश्रयी हैं या जो अपने पति पर अथवा अपने पिता पर आश्रित हैं। इसी प्रकार जो पुरुष बेकार है या स्वयं धनोपार्जन में सक्षम नहीं है, उनका भी भविष्य स्पष्ट करते समय बाएं हाथ को ही महत्व देना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी पुरुष के दाहिने हाथ को महत्व दें और उस हाथ में कोई बात स्पष्ट दिखाई न दे तो उसकी स्पष्टता के लिए दूसरे हाथ का अर्थात बाएं हाथ का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई तथ्य या घटना दोनों ही हाथों से दिखाई दे तो उस घटना को प्रामाणिक मानना चाहिए। इसी प्रकार जो महिलाएं राजकीय सेवा में है अथवा स्वतंत्र व्यवसाय में संलग्न है, उनका दाहिना हाथ देखना चाहिए, पर इसके साथ ही साथ यदि कोई बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है तो उसकी स्पष्टता बाएं हाथ को देखकर ज्ञात कर लेनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि क्या हाथ की रेखाओं के माध्यम से सही और सफल भविष्य फल स्पष्ट किया जा सकता है? कई लोग इस मामले में संदेह करते हैं। अधिकतर लोग इस तथ्य को मेरे सामने व्यक्त करते हैं कि जब हाथ की रेखाएं बराबर बदलती रहती हैं तो फिर उससे भविष्यफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया कि विद्वानों के अनुसार 7 वर्षों में पूरे हाथ की रेखाएं बिल्कुल बदल जाती हैं, तब फिर अगले 10 वर्षों का भविष्य या 20 वर्षों का भविष्यफल ज्ञात करना असंभव सा ही है। परंतु जैसा कि मैं पीछे स्पष्ट कर चुका हूं कि ये बातें उन लोगों ने फैलाई हैं जिन्हें हस्तरेखा का पूर्ण ज्ञान नहीं है या जिनका ज्ञान केवल किताबी ज्ञान है। वास्तविकता यह है कि हाथ की रेखाएं बदलती नहीं हैं। हाथ में जो मूल रेखाएं हैं वे ज्यों की त्यों विद्यमान रहती हैं। इनकी सहायक रेखाएं कुछ समय के लिए बनती हैं और भावी तथ्यों का संकेत देती हुई मिट जाती हैं। इनके साथ ही साथ हाथ पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे चिन्ह अवश्य होते हैं जो कुछ समय के लिए बनते हैं और मिट जाते हैं। उन चिन्हों का बनना विशेष घटनाओं का प्रतीक है। इसी प्रकार उन चिन्हों का मिट जाना भी अपने आप में आने वाले भविष्य का संकेत है। अतः वे चिन्ह बनकर अथवा मिटकर आने वाले समय के तथ्यों का निरूपण ही करते हैं। इसके साथ ही साथ यह बात भी स्पष्ट है कि वे चिन्ह मिट भले ही जाते हैं परंतु अपना स्मृति चिन्ह अंकित करके ही जाते हैं और वे स्मृति चिन्ह बराबर कायम रहते हैं। अतः ये कहना कि कोई चिन्ह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है प्रामाणिक नहीं है। उन स्मृति चिन्हों के माध्यम से हस्तरेखा विशेषज्ञ आने वाली घटनाओं का वर्णन कर लेता है। मैंने हस्तरेखा की प्रामाणिकता के लिए अनुभवजन्य परीक्षण किए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विशेष तथ्य के लिए एक विशेष चिन्ह होता है और उस विशेष चिन्ह के माध्यम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। जिस प्रकार जन्म कुंडली को समझने के लिए और उसके माध्यम से सही भविष्य स्पष्ट करने के लिए इस बात का ज्ञान जिस ज्योतिषी को हो कि इस जन्म कुंडली का मूल कौन सा ग्रह है जिसने इसके सारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर रखा है, जब उस ग्रह की पकड़ आ जाती है या उस ग्रह को समझ लिया जाता है तब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से हमारे सामने साकार हो जाता है। इसी प्रकार पूरे हाथ को देखने से पहले ये जानकारी प्राप्त कर लेनी ज्यादा उचित रहती है कि इस हाथ में वह कौन सा चिन्ह है जिसके माध्यम से इसके पूरे व्यक्तित्व को समझा जा सके। मैंने परीक्षण के लिए लगभग 4000 हत्यारों के हाथ देखे और मैंने उन हत्यारों के भी हाथ देखे हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से जीवन में किसी का खून किया है या किसी व्यक्ति के प्राण लिए हैं। उन सभी हाथों में एक चिन्ह समान था, वही कि हत्यारे का अंगूठा छोटा तथा अंगूठे का ऊपरी सिरा चपटा होता है। साथ ही साथ अंगूठे का नाखून छोटा और लगभग गोल सा होता है। ये चिन्ह अपने आप में एक विशेष चिन्ह है और इस परीक्षण के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति का अंगूठा सामान्यतः उसकी अंगुलियों के अनुपात से छोटा तथा भारीपन लिए हुए होगा तथा जिसके अंगूठे का सिरा मोटा थुलथुला होने के साथ साथ उस पर अंकित नाखून गोल सा होगा, वह व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन में हत्यारा होगा और किसी की हत्या करने के कारण जेल जीवन व्यतीत करेगा। एक बार इससे संबंधित घटना भी स्पष्ट हो गई। एक मिल में काम करने वाला एक अपरिचित मजदूर एक दिन मेरे सामने आया और उसने अपना भविष्य जानने के लिए अपना हाथ मेरे सामने फैला दिया। उस पूरे हाथ में अंगूठा अपने आप में अलग सा ही था और ऊपर मैंने जो तथ्य अंकित किए हैं वे सारे ही तथ्य उस अंगूठे में दिखाई दे रहे थे। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात कौंधी कि यह व्यक्ति हत्यारा होना चाहिए और इसके हाथ खून से रंगे होने चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि वह हत्या किस उम्र में करेगा या उसका समय कौन सा होगा। इसके लिए शनि पर्वत तथा शनि रेखा का आश्रय लेना पड़ेगा। जिस स्थान पर शनि रेखा चलते चलते टूट गई हो और यदि वहां से एक सीधी रेखा आयु रेखा की ओर खिंचे तो जिस बिंदु पर वह रेखा मिलेगी उस बिंदु के अनुसार अर्थात उस रेखा के उस बिंदु तक जितनी वायु का अनुपात होगा उसी आयु में वह इस प्रकार का जघन्य कार्य करेगा। ये तथ्य अनुभव के बाद ही था सकता है। जब उस मजदूर ने अपना हाथ मेरे सामने फैलाया उस समय उसकी आयु 45 वर्ष के लगभग थी और इस बिंदु से जब मैंने अनुमान लगाया तो ये कार्य लगभग 40 साल के आसपास होना चाहिए था।
मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर 2 क्षण तक घूरा और उसके बाद सबसे पहला मेरा कथन था कि तुम चाहे कितने ही बचते रहो या कानून की आंखों में धूल झोंकते रहो, तुम कानून के पंजे से बच नहीं सकते। शीघ्र ही तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने जीवन में किसी व्यक्ति की हत्या कर चुके हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने मन में सोचा होगा कि आज तक जिस पुलिस को मैं गच्चा दे रहा था और अभी तक मैं कानून की सीमाओं से बहुत अधिक परे था, उस तथ्य को इस सामने वाले व्यक्ति ने कैसे जान लिया। उसने अपना हाथ समेट लिया और बिना एक क्षण भी गंवाए तीर की तरह मेरे कमरे से बाहर निकल गया। उसका इस प्रकार जाना ही मेरे कथन की प्रामाणिकता थी। उसके बाद से आज तक मैंने उसको नहीं देखा। ये तथ्य सैकड़ों वर्षों से चला भा रहा है। 12वीं शताब्दी में लिखी हुई एक हस्तलिखित पुस्तक मेरे सामने आई थी, जिसमें ये स्पष्ट किया था कि जिस व्यक्ति का अंगूठा छोटा, फैला हुआ तथा चपटा हो एवं उसका नाखून लगभग गोल सा हो, साथ ही मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, वह व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा होगा। उसने यह बात अपने अनुभव से लिखी थी और उसका अनुभव आगे की पीढ़ियों को मिलता रहा। उसने इस संबंध में और परीक्षण किए और यह पाया कि वास्तव में जिस व्यक्ति के हाथ में ये चिन्ह होता है वह हत्यारा ही होता है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में एक और ग्रंथ निकला, जिसका नाम था हस्तरेखाएं। उस पर भी ये तथ्य अंकित था और वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ मुझ तक आया है और यही ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक मिलता रहेगा और इस ज्ञान में निरंतर विकास होता रहेगा। परंतु इस घटना से ये तो भली भांति स्पष्ट हो गया कि हाथ की रेखाएं जो भी कहती है सत्य कहती हैं। ये बिना लाग लपेट के कहती है और आपकी रेखाओं में जो भी रहस्य छिपा हुआ होता है वह अपने बाप में पुनर्तः प्रामाणिक होता है। आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो उस रहस्य को समझ सके, हाथ की रेखाओं को पढ़ सके। एक और उदाहरण से मैं इस बात को प्रमाणित कर देना चाहता हूँ कि हाथ की रेखाएं जो भी कहती हैं वह अपने आप में पूर्ण सत्य होती हैं। मृत्यु का समय तथा मृत्यु की तारीख हाथ की रेखाएं काफी समय पहले स्पष्ट कर देती हैं। मृत्यु से 6 माह पूर्व मध्यमा उंगली के नाखूनों पर आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल सा बन जाता है। जब ऐसा जाल दिखाई देने लग जाए तब ये समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति अब 6 महीनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेगा। मैंने अपने जीवन में लगभग 15-20 व्यक्तियों के हाथों में जिस समय ये चिन्ह देखे, उस समय वे पुनर्तः स्वस्थ थे, परंतु उनकी मृत्यु की सूचना अगले 5-6 महीनों में ही मिल गई। ठीक इसी प्रकार मृत्यु से संबंधित रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। 1. जीवन रेखा चलते चलते जहां एकदम रुक जाती है और जहां ये रेखा रुकती है उसके आगे ही काला धब्बा या क्रॉस का चिन्ह बन जाए और उस क्रॉस के चिन्ह से यदि जीवन रेखा की भोर सीधी रेखा खींचे तब उससे जो समय स्पष्ट होता है वही उस व्यक्ति की आयु होती है। 2. हृदय रेखा मार्ग में लोप हो गई हो और शनि पर्वत के नीचे सहसा ही दिखाई दे जाए तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु बीच रास्ते में ही हो जाएगी या यह व्यक्ति पूरी आयु नहीं भोग सकेगा। 3. यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से शनि पर्वत के नीचे या गुरु पर्वत के नीचे मिले और दूसरे हाथ में भी ऐसा ही योग दिखाई दे तो वह व्यक्ति पूरी आयु नहीं भोगता है। पूरी आयु से मेरा मतलब उस देश के व्यक्तियों की सामान्य औसत आयु से है। भारतवर्ष में पूर्ण आयु लगभग 60 वर्ष से 70 वर्ष के बीच मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति 40 या 45 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी मृत्यु पूर्ण आयु नहीं कहलाती। ये तथ्य अपूर्ण आयु के सूचक हैं। अब ये ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक आयु कितनी होगी तो जब ऐसा चिन्ह दिखाई दे जाए तब सबसे पहले यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि इस व्यक्ति की अपूर्ण आयु है और जब ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है तो उस चिन्ह से आयु रेखा तक रेखा खींचकर या अनुमान लगाकर आप उसकी वास्तविक आयु ज्ञात कर सकते हैं। मैं ऊपर की पंक्तियों में ये स्पष्ट कर रहा था कि हस्तरेखा मजाक की वस्तु नहीं है या इस पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये रेखाएं पूर्ण सत्य को स्पष्ट करने में सहायक हैं। साथ ही साथ भविष्य से संबंधित तथ्य को जितनी स्पष्टता के साथ ये रेखाएं स्पष्ट करती हैं, उतना अन्य कोई विज्ञान नहीं। हस्तरेखा के अध्ययन के लिए कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इनमें से कुछ तथ्य अग्रलिखित हैं। 1. जब भी आपके पास कोई व्यक्ति अपना हाथ दिखाने के लिए आए तो आपको चाहिए कि आप उसके हाथ का स्पर्श न करें, क्योंकि आपके स्पर्श करने से आपके शरीर की विद्युत धारा से उसकी विद्युत धारा का संपर्क हो जाएगा और उस व्यक्ति के हाथ की मौलिकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हाथ को देखते समय आप अपने हाथ समेटे रहें। 2.
सबसे पहले उस व्यक्ति के दोनों हाथों को उल्टा करके देखना चाहिए, क्योंकि हाथ को उल्टा करने से अर्थात हथेलियां जमीन की ओर रहने से आप उसके हाथ के आकार को मली प्रकार से समझ सकेंगे कि यह हाथ वर्गाकार है अथवा चौकोर है अथवा किस प्रकार का हाथ मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है। 3. जब हाथ का प्रकार ज्ञात हो जाए तो उसे दोनों हाथ सीधे करने के लिए कहिए और दोनों हाथ सीधे होने पर उसके मणिबंध से देखते देखते ऊपर की ओर आना चाहिए। 4. इसके बाद पर्वत, पर्वत के उभार, पर्वत से जुड़ी हुई उंगलियां और अंगूठे को देखना चाहिए। अंत में उसकी उंगलियों के अग्रभाग और नाखूनों का निरीक्षण करना चाहिए। 5. इस प्रकार हाथ का अध्ययन बिना स्पर्श किए ही कर लेने के बाद उसके हाथ को छूना चाहिए और पूरे हाथ के जोड़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हाथ के जोड़ अर्थात हथेली के जोड़ों से ग्रहों के भागों का भली भांति अध्ययन हो जाता है। उंगलियों के जोड़ों से भी कई तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। हाथ का स्पर्श आपको इस बात का भी आभास दे देगा कि वो हाथ नर्म है या कठोर, लचीला है अथवा सख्त। हाथ की कोमलता और कठोरता भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। 6. मणिबंध की रेखाओं का भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए महत्व होता है और उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। 7. इसके बाद हथेली पर पाए जाने वाले पर्वत, पर्वतों के उभार व दबाव, साथ ही पर्वतों से जुड़ी हुई रेखाएं, दो पर्वतों की संधियां तथा उन पर पाए जाने वाले सूक्ष्म चिन्हों का भी अध्ययन करना चाहिए। 8. अंत में उंगलियों के सिरों पर शंख, चक्र आदि दिखाई देते हैं, वे भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, अतः उनका भी अध्ययन आवश्यक है। हाथ देखने की विधि। 1. यूं तो हाथ किसी भी समय देखा जा सकता है, परंतु इसके लिए सर्वोत्तम समय प्रातःकाल का होता है, जबकि दिखाने वाले ने भोजन या नाश्ता न किया हो। मेरा ऐसा अनुभव है कि भोजन करने पर रक्त का भ्रमण तेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की महीन रेखाएं अदृश्य सी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति आने पर सूक्ष्मदर्शक यंत्र का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। 2. हाथ दिखाने से पूर्व हाथ दिखाने वाला व्यक्ति स्नान किया हुआ हो, नींद से उठा हुआ, गंदा या आलस्य से भरा हुआ शरीर वातावरण को बोझिल बना देता है और इससे भविष्य कथन में बाधा आती है। 3. अत्यधिक भोजन करने के बाद या व्यायाम करने के बाद भी हाथ नहीं दिखाना चाहिए। लगातार कार्य करते करते एकदम से उठकर भी हाथ दिखाना ज्यादा उचित एवं अनुकूल नहीं कहा जा सकता। 4. अत्यधिक गर्मी में या अत्यधिक सर्दी में भी हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ने से हथेली जरूरत से ज्यादा लाल रहती है और उससे उसका वास्तविक रंग अनुभव नहीं होता। 5. शराब पिया हुआ, नशा किया हुआ या असहज अवस्था में भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास नहीं जाना चाहिए। जहां हाथ दिखाने वाले के लिए कुछ नियम आवश्यक हैं, उसी प्रकार हाथ देखने वाले के लिए भी नीचे लिखे कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। 1. जिस समय क्रोध की अवस्था हो या किसी वजह से परेशानी हो, उस समय हाथ नहीं देखना चाहिए। यदि कोई हाथ दिखाने के लिए आ ही जाए तो नम्रतापूर्वक उसे मना कर देना चाहिए। 2. हाथ देखते ही उसके संबंध में अच्छी या बुरी बात अथवा भविष्यफल स्पष्ट नहीं कर देना चाहिए। इससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी की मृत्यु 1 महीने बाद ही दिखाई देती हो तो ये बात अप्रत्याशित रूप से सामने वाले को कह देना किसी प्रकार से अनुकूल नहीं है। 3. सामने वाले व्यक्ति के प्रति तटस्थ भाव रखकर के ही हाथ देखना चाहिए। अत्यधिक प्रिय या शत्रु होने पर हाथ देखने वाला तटस्थ नहीं रह पाता और इससे उसके फल कथन में अस्वाभाविकता आ जाती है। 4. हाथ देखकर जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और दूसरे हाथ से भी उसकी प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाए तभी उसको फल कथन करना चाहिए। यदि ऊपर के तथ्य ध्यान में रखते हुए हस्तरेखा विशेषज्ञ किसी भी व्यक्ति के हाथ का अध्ययन करे तो वह निस्संदेह सही भविष्य कथन कर सकता है। और जिस प्रकार व्यक्ति स्वच्छ दर्पण में अपनी परछाई देख सकता है, उसी प्रकार उसके हाथ के माध्यम से उसका भविष्य जान